आज हम समझेंगे इकोनॉमिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जीडीपी के बारे में। इसमें हम चर्चा करेंगे जीडीपी क्या है, जीडीपी की शुरुआत कब हुई, भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है, जीडीपी मेजरमेंट में कौन कौन से मेथड हैं, नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या है, भारत के जीडीपी की वर्तमान स्थिति क्या है, कांस्टेंट प्राइस पर और करंट प्राइस पर जीडीपी की गणना, इम्पोर्टेंस ऑफ जीडीपी, डिमेरिट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ जीडीपी। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। जीडीपी क्या है? किसी देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। The total monetary value of all the final goods and services produced within the political boundaries of a country during a financial year is known as gross domestic product for the country. जीडीपी शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या सर्वप्रथम 1933-34 ईस्वी में अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुल्टिज द्वारा किया गया था। इसके बाद IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नामक संस्था ने इसके प्रयोग को विस्तारित किया। हमारे देश भारत में जीडीपी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा कराया जाता है। CSO अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जीडीपी की गणना के लिए मुख्य तौर पर CSO विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और एजेंसियों की मदद से 8 औद्योगिक क्षेत्रों से डाटा कलेक्शन करता है। ये 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं: एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, डिफेंस, इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं। तो इन 8 क्षेत्रों का डाटा कलेक्शन राज्य सरकार के विभिन्न एजेंसियों की मदद से और विभिन्न सरकारी मंत्रालयों की मदद से ये डाटा कलेक्शन का काम सबसे पहले CSO के द्वारा किया जाता है। जैसे थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की गणना के लिए मैन्युफैक्चरिंग कृषि उत्पाद के आंकड़े उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जुटाता है। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए डाटा का संग्रह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जुटाता है। जीडीपी की गणना के लिए मुख्यतः 3 विधियां प्रयुक्त होती हैं। पहला उत्पादन विधि या मूल्य जोड़ विधि, प्रोडक्शन अप्रोच या वैल्यू एडेड अप्रोच कहते हैं। दूसरा आय विधि, इनकम अप्रोच, और तीसरा व्यय विधि अर्थात एक्सपेंडिचर अप्रोच। वैल्यू एडेड अप्रोच के अंतर्गत सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है। जैसे बिस्किट के उत्पादन से हम इसको समझें तो सबसे पहले बिस्किट के उत्पादन में रॉ मटेरियल्स के रूप में गेहूं या मक्के का आटा प्रयोग किया जाता है, चीनी का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से इसके उत्पादन में अन्य कुछ स्पाइसेज या अन्य इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। तो सभी मिलाकर के जब फिनिश गुड्स अर्थात बिस्किट तैयार होता है और उसके बाद उसकी पैकेजिंग की जाती है, फिर एडवर्टीजमेंट किया जाता है और उसके बाद फिनिश गुड्स बन के तैयार होता है और वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। ऐसी स्थिति जब वो कंज्यूमर तक पहुंचता है वो उसको फिनिश्ड गुड के नाम से जानते हैं। और कंज्यूमर तक पहुंचने के बाद जब वस्तु उपभोग के लायक हो जाता है, जिसका कंज्यूम किया जाता है, तो ये प्रक्रिया जो अंतिम मूल्य है उसी को वैल्यू एडेड अप्रोच में जोड़ा जाता है।
दूसरा जो हमारा मेथड है इनकम अप्रोच का, इसमें मजदूरी, वेतन, किराया या लगान जो लैंड रेवेन्यू होता है, नेट इंटरेस्ट, शुद्ध ब्याज, कंपनियों का लाभ, अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, उसके अलावा मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन, और एक NFFI जिसको हम लोग नेट फॉरेन फैक्टर इनकम कहते हैं। ये सारे चीज़ों को जोड़ देने से जो प्राप्त होता है उसे हम GDP कहते हैं, और ये इनकम अप्रोच कहलाता है। जोड़ने की यह विधि इनकम अप्रोच कहलाता है। तीसरा है एक्सपेंडिचर अप्रोच। इस विधि में उपभोग जो कंजम्पशन होता है, निवेश इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है, सरकारी खर्चे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, और निर्यात आयात के अंतर को सभी को जब जोड़ देते हैं तब जो GDP निकलता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच। जैसे इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो C+I, C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस निर्यात माइनस आयात। फॉर एग्जांपल अगर दो कार की कंपनियां भारत में काम करती हैं, एक हुंडई जो कि विदेशी कंपनी है और एक टाटा मोटर्स काम करती है, तो टाटा मोटर्स के द्वारा जो इनकम देश में हुआ अगर फिर भी दूसरे देश को प्राप्त हुआ, अपने देश के अंदर उत्पादन हो रहा है, और हुंडई जो विदेशी कंपनी है हमारे देश में उत्पादन करके कुछ उसका लाभ बाहर ले जाती है, तो उसको हम वो जो एक्सपोर्ट हो गया उसको हम उसको जो बाहर चला गया जितना हम निर्यात कर पा रहे हैं, निर्यात और आयात के अंतर को जोड़ करके इसमें जोड़ करके एक्सपेंडिचर मेथड से, एक्सपेंडिचर अप्रोच से हम GDP की गणना करते हैं। ये तीसरी विधि में। इस विधि में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सरकारी खर्चे, निर्यात आयात के अंतर को जोड़ दिया जाएगा और जो GDP प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे कि एक्सपेंडिचर अप्रोच से GDP हमने निकाला। वस्तुतः सांख्यिकी विभाग जो स्टैटिकल डिपार्टमेंट है, GDP को प्रेजेंट करने के लिए एक आधार वर्ष या बेसिक ईयर, बेस ईयर तैयार करता है और GDP को दो तरह से प्रस्तुत कर सकता है। वर्तमान में GDP कैलकुलेट करने का आधार वर्ष 2012-13 रखा गया है। इसके पहले यह आधार वर्ष 2004-05 था। जब 2004-05 आधार वर्ष था उस समय थोक और चालू कीमत दोनों कीमतों पर GDP की गणना की जाती थी, लेकिन वर्तमान में जो आधार वर्ष CSO के द्वारा 2012-13 तय किया गया है, जिसके आधार पर GDP की गणना अभी केवल करेंट प्राइस के आधार पर, चालू कीमतों के आधार पर की जाती है। तो यहाँ हम बता रहे थे कि GDP को दो तरह से प्रस्तुत करते हैं, चूँकि उत्पादन की कीमतें महंगाई के साथ घटती बढ़ती रहती हैं, अतः पहला पैमाना है कि स्थिर मूल्य पर GDP को तय किया जाए, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट प्राइस है, उस पे GDP को तय किया जाए। इसके अंतर्गत GDP की दर एवं उत्पादन का मूल्य आधार वर्ष में उत्पादन की कीमत पर तय किया जाता है। इस विधि में मुद्रास्फीति को, जो इन्फ्लेशन है, उसको घटा दिया जाता है, जिससे कुल कीमत कम दिखाई देता है। इसकी गणना करना आसान है। इस प्रकार एक वर्ष में उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं की कीमत की गणना आधार वर्ष के स्थिर मूल्य, कांस्टेंट वैल्यू तथा स्थिर कीमतों, कांस्टेंट प्राइस पर प्राप्त किया जाता है। इस तरह से प्राप्त GDP को हम रियल GDP के नाम से जानते हैं। इस प्रकार प्राप्त डाटा विश्वसनीय और अर्थव्यवस्था के वास्तविक डाटा को प्रदर्शित करने वाला होता है। GDP प्रस्तुतिकरण का दूसरा पैमाना है वर्तमान मूल्य, अर्थात करेंट वैल्यू, करेंट प्राइस के आधार पर GDP तय करना, जिसमें उत्पादन वर्ष की महंगाई दर अर्थात इन्फ्लेशन शामिल होता है। अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की कीमत की गणना बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू और वर्तमान कीमत, करेंट प्राइस के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त GDP को हम नॉमिनल GDP कहते हैं। हालांकि इसकी गणना करना कठिन है तथा इसका डाटा भी विश्वसनीय नहीं होता है। इसमें इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ रहता है, मुद्रास्फीति जुड़ी हुई रहती है, अतः नॉमिनल GDP में हमें देश की GDP अधिक दिखाई देती है। नॉमिनल GDP के आधार पर वर्तमान में भारत का GDP 2.9 ट्रिलियन डॉलर है। इसके आधार पर भारत विश्व में
5वां स्थान रखता है। क्रय शक्ति परचेजिंग पावर के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में जीडीपी की गणना सामान्यतः त्रैमासिक या क्वार्टरली की जाती है। जीडीपी में वर्तमान ग्रोथ रेट भारत का 7.3% है 2020-21 के आधार पर। 7.3% गिरावट निगेटिव है। 7.3% 2020-21 के आधार पर गिरावट दर्ज किया गया था। इसलिए जीडीपी ग्रोथ रेट 2020-21 में ऋणात्मक अर्थात निगेटिव रहा, जिसका कारण कोविड पेंडेमिक को बताया गया, जिसके लिए कोविड पेंडेमिक एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अगर देखा जाए तो 2021-22 के लिए जीडीपी का ग्रोथ रेट 9.2% अनुमानित किया गया है, जो कि एक सरकारी अनुमान है। संपूर्ण विश्व में जीडीपी के अगर इम्पोर्टेंस को हम समझें तो संपूर्ण विश्व में एक इकोनॉमिक इंडिकेटर के रूप में इसका उपयोग होता है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष जीडीपी ग्रोथ होना आवश्यक है। सकारात्मक जीडीपी ग्रोथ निवेशकों को आकर्षित करती है, जिससे रोजगार सृजन की संभावना भी बढ़ती है। सरकार और जनता के आर्थिक फैसले लेने में जीडीपी की अहम भूमिका होती है। अच्छे जीडीपी ग्रोथ के माहौल में सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करती हैं, लोक कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं तथा पब्लिक भी अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए जमकर खर्च करती है, जिससे उत्पादन और उपभोग का चक्र, जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन का जो साइकिल है, वो संतुलित रहता है। यदि जीडीपी नकारात्मक हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो लोग नौकरी जाने के डर से अथवा कारोबार चौपट होने के डर से आर्थिक भय के माहौल में जीते हैं और खर्च को कम कर देते हैं, कम से कम खर्च करने का प्रयास करते हैं, जिससे उत्पादन पर बहुत खराब असर पड़ता है। एक मजबूत जीडीपी अर्थशास्त्रियों और नीति निर्धारकों को जो इकोनॉमिकल पॉलिसी बनाते हैं, उनको आर्थिक विकास के लिए भविष्योन्मुखी और प्रगतिशील नीति निर्माण हेतु प्रोत्साहित करती है। जैसे मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं यदि सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इसका हो सके तो निश्चित रूप से देश की जीडीपी बढ़ाने में यह कारगर होगा, क्योंकि इससे मिलने वाला लाभ का अधिकांश हिस्सा देश की जनता को ही प्राप्त होगा। एफडीआई की तुलना में यदि हमारे देश में ही प्रोडक्शन हो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत, तो उससे बढ़ा हुआ जीडीपी देश के लिए ज़्यादा फायदेमंद, ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। जीडीपी की खामियां और सीमाएं क्या हैं? डिमेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी क्या है? 2016 ईस्वी में तत्कालीन सांख्यिकीविद टीएस अनंत ने कहा था कि जीडीपी एक अपर्याप्त सूचक है, ये सफिशिएंट इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि इसमें कल्याणकारी राज्य की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। प्रश्न यह है कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तो गरीबी के अनुपात में अपेक्षित कमी क्यों नहीं हो पा रही है? अर्थात अर्थव्यवस्था में तेजी या जीडीपी में वृद्धि यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि जन कल्याण के कार्यों से अधिसंख्य जनता लाभान्वित हो। विदेशी निवेश को लुभाने और राजनीतिक फायदे के लिए ऊंचे आर्थिक विकास वाले जीडीपी को दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मानवीय विकास के सभी पहलुओं पर पर्याप्त कार्य नहीं हो पा रहा है। एक मल्टीनेशनल कंपनी और आईटी इंडस्ट्री के सेटअप से जीडीपी में पर्याप्त वृद्धि तो दिखाई देता है, लेकिन जरूरी है कि इससे कितने लोगों को लाभ मिल पा रहा है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमार कहते हैं कि जीडीपी डाटा में असंगठित क्षेत्र शामिल नहीं होते हैं और असंगठित क्षेत्र रोजगार सृजन का लगभग 94% उत्तरदायित्व निभाता है। ऐसी स्थिति में जब इतना बड़ा सेक्टर जीडीपी के निर्माण में शामिल नहीं होता है, तो जीडीपी बढ़ा हुआ देख करके ये भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि उस देश का हैप्पीनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा हो जाएगा।
यदि बढ़े हुए जीडीपी का पर्याप्त फायदा सभी जनता तक पहुंचे तो वह जीडीपी एक आर्थिक विकास का अच्छा सूचक होगा। धन्यवाद।